हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की सीरीज़, जिसमें मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पूरी बुक करवाई जा रही है। और ये आज का हमारा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन। या इसमें हम सभी मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आई होप आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा कि कैसा क्या है। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात वो वीडियो देख लें, ताकि आपको शुरू से ये बुक कंप्लीट करने में दिक्कत ना जाए। तो चलिए बिना समय को गवाए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसमें पठार देखते हैं। यहाँ अपना मध्य भारत का पठार, ये वाला एरिया बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, ये वाला एरिया है रीवा पन्ना का पठार। फिर उसके पश्चात बघेलखंड का पठार, और इस वाले एरिया का नाम है मालवा का पठार। जब उससे नीचे जाएंगे तो ये नर्मदा घाटी आ जाती है, और सबसे नीचे वाले एरिया में आती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये मैप को आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। ठीक है, एक बार माइंड में फ़ोटो खींच लें और दिमाग में ही रखें बिल्कुल। चलिए तो आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी। यदि याद है तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसको मेनली 3 रूप से बांटा जाता है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरा पूर्वी पठार, या इसी का दूसरा नाम है बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को अन्य उपभागों में बांटा जाता है, जो कि 5 उपभाग हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। ये 5 भागों में मध्य उच्च प्रदेश को बांटा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को हम बांटते हैं 3 भागों में। 3 भाग कौन से हैं? एक है पश्चिमी श्रेणी, दूसरी मध्य श्रेणी और तीसरी पूर्वी श्रेणी। तो पश्चिमी श्रेणी का ही दूसरा नाम है राजपीपला, और मध्य श्रेणी का नाम है महादेव, और अंतिम श्रेणी की पूर्वी श्रेणी का नाम है मैकाल श्रेणी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा भाग आपको मालूम है कि ये पूर्वी पठार है, जिसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मध्य भारत के पठार से। मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। तो पहला पठार हमारा जो है वो कौन सा है? मध्य भारत का पठार। ठीक है, जब मध्य भारत के पठार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति की। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसको आप याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जनरल वे में ये डाटा दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल कितना है। कितना क्षेत्रफल है, पहले आप इसकी लोकेशन एक बार देख लीजिए फिर से। ये मध्य भारत का पठार है, ये ऊपर वाला एरिया, ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। ठीक है, चलिए मैप में आपने देख चुका होगा। फिर देखते हैं अब इसका क्षेत्रफल कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। कितना है? 10.7%। पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.7% सिर्फ मध्य भारत का पठार है। फिर देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। अब इससे संबंधित ज़िले कौन से हैं? इन ज़िलों में आते हैं नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। ठीक है,
अब बात करते हैं मध्य भारत की जलवायु की, कि मध्य भारत की जलवायु कैसी है, मध्य भारत की जलवायु किस प्रकार की है। मध्य भारत की जलवायु है विषम जलवायु। ठीक है, मध्य भारत की जलवायु कौन सी है, विषम जलवायु पाई जाती है। आइए देखते हैं विषम जलवायु क्या होती है। विषम जलवायु वो जलवायु होती है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है। मतलब यदि गर्मी का मौसम चल रहा है तो उस समय अत्यधिक मात्रा में गर्मी होगी, लेकिन जब शीत ऋतु चल रही होगी तो शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होगी। गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जब ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार की जलवायु को नाम दिया जाता है विषम जलवायु, जो कि कहाँ पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत का पठार कहाँ लोकेट हो रहा है, इस वाले रीजन में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ की वर्षा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य भारत का पठार अल्प वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ के वन देख लेते हैं। शुष्क व कटीले पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क और कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा बहुत निम्न मात्रा में या अल्प मात्रा में हो रही है, 50 से 75 सेंटीमीटर मात्र, औसत से बहुत कम। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा आपको मालूम है कि 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। तो अब औसत से देख रहे हैं कि 50 से 75 सेंटीमीटर है मात्र। ठीक है, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से कटीले पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और इन कटीले पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं, देखते हैं, ये है खैर, बबूल, पलाश आदि शुष्क या कटीले पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब मिट्टी की बात करते हैं कि मिट्टी जलोढ़ व कछारी मृदा यहाँ पाई जाती है। जलोढ़ और कछारी, जलोढ़ आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, तो चंबल नदी से ही यहाँ जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, जब यहाँ की फसल की बात करते हैं, प्रमुख फसलों में सरसों, ज्वार, तिल और गेहूँ। सरसों को आप मुख्य रूप से याद रखें कि सरसों मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक प्रमुख फसल है और सर्वाधिक मात्रा में होती है, और आप आगे देखेंगे कि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ की नदियों की बात करते हैं। नदियों में प्रमुख नदी चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप आदि नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए मध्य भारत के पठार के बारे में कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। विशेष तथ्य, जैसा कि आपने कुछ ही क्षण पश्चात सुना कि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। मतलब जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, इस वाले एरिया में आपने देखा, ये जो मध्य भारत का पठार है, इसको सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक है, यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है क्योंकि यहाँ चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है और यह खड्ड का निर्माण करती है, पूरी ज़मीन में गड्ढों का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो उन्हीं को बीहड़ कहा जाता है, और ये बागियों का क्षेत्र भी है या बागियों का गढ़ भी है। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल पठार, इस मध्य भारत का पठार का अन्य नाम ग्वालियर चंबल पठार भी है क्योंकि ये ग्वालियर चंबल वाले एरिया में पाया जा रहा है। तो मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा, श्योपुर ज़िले में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये नई चोटी है दोस्तों, टोंगरा। इससे पहले मैंने भी ये चोटी का नाम नहीं सुना था, ये नया ऐड हुआ है कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा, जिसकी ऊंचाई 430 मीटर या फिट में बात करें तो 1411 फिट इसकी ऊंचाई है, जो कि श्योपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो आपको मध्य भारत का पठार क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे किस पठार के बारे में बात की जा रही है। अगला जो हमारा पठार है वो है बुंदेलखंड का पठार। तो ऑल क्लियर है? आइए बुंदेलखंड के पठार के बारे में बात करते हैं विस्तार से। जैसे कि हमने मध्य भारत के पठार देखा, उसी प्रकार से हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार।
कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी समस्या अगर महसूस होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। ठीक है, स्थिति की बात करते हैं। यह मध्य भारत के पूर्व में, कहाँ, मध्य भारत के पूर्व में, आप ये मैप भी देखते जाएंगे। ये वाला एरिया है बुंदेलखंड का पठार, आपको मैप में ये लोकेट हो रहा होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया दिख गया। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल। मध्य भारत के पूर्व में है तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में है। रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं। ये देशांतर अक्षांतर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, निर्माण। बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कौन सी चट्टानें? नीस चट्टानों के अपरदन से बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। कितने परसेंट है? 7.7%, 7.7% बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूरे एरिया का कैप्चर करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ज़िले के बारे में। दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना आदि ज़िले बुंदेलखंड के पठार के रूप में सम्मिलित हैं। फिर देखते हैं यहाँ की जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म रहती है, लेकिन शीत ऋतु में अधिक ठंड रहती है। मतलब जैसा कि हमने मध्य भारत के पठार में देखा, उसी प्रकार यहाँ की भी जलवायु विषम प्रकार की है। यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी हो रही है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी हो रही है। ठीक है, फिर वर्षा की बात करें, यहाँ औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर हो रही है। देखिए बढ़ गई ना, जब हमें मध्य भारत के पठार में देखा तो वहाँ 50 से 75 हो रही थी, अब हो रही है 75 से 100। ठीक है, फिर यहाँ के जो वन हैं, वनों में तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी पाई जाती है मिश्रित प्रकार की। और मिश्रित मिट्टी में किन किन मिट्टियों का मिश्रण है? लाल और काली, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ की फसल। प्रमुख फसलें हैं। कौन सी फसलें प्रमुख हैं? देख लेते हैं। गेहूँ, ज्वार और तिल। 3 फसलें देखा हमने, गेहूँ, ज्वार और तिल। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ की नदियों के बारे में कि नदियाँ कौन कौन सी यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। फिर वही कि वेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। कौन सी नदियाँ हैं? वेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और प्रमुख खनिजों की बात करें, प्रमुख खनिजों में यहाँ हीरा, चूना पत्थर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष तथ्यों की। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। कौन सी चोटी है? सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। 1172 मीटर। दोस्तों, ये जो सिद्ध बाबा चोटी है वो दतिया ज़िले के अंतर्गत आती है। कहाँ? ये पेन थोड़ा अजीब से चलता है, इसमें आप मैनेज करेंगे। दतिया बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, जो कि आती है दतिया ज़िले के अंतर्गत। बिल्कुल क्लियर। बुंदेलखंड की गंगा वेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है वेतवा नदी को। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार को कहा जाता है। मतलब दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ सर्वाधिक सूखा पड़ता है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। आगे देखते हैं कि बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय या पेनिनप्लेन मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत जो क्षेत्र है हमारा झांसी और सागर के मध्य, यहाँ जो मैदान पाए जाते हैं उनको समतल प्राय मैदान के नाम से आ जाता है। ऑल क्लियर?
अब जो समतल प्रदाय मैदान हैं उन मैदानों के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल, जो छोटी पहाड़ियाँ हैं उनका नाम रखा जाता है टोर। क्या नाम है? टोर, TOR, टोर। बिल्कुल। चलिए, ये पठार भी आपको क्लियर हो गया, लोकेशन आप देख चुके थे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पठार की ओर, और मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पठार की ओर, मालवा का पठार। यदि MPPSC या कोई भी MP का एग्ज़ाम हो, यदि वो पठारों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि मालवा के पठार से वो क्वेश्चन सबसे पहले चुनेगा, उसके पश्चात ही अन्य पठारों से वो चुनेगा। इसलिए इस पठार को समझने में या इसके तथ्यों को जानने में या याद करने में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। इस एरिया में ये मालवा का पठार फैला हुआ है। चलिए देख लिया आप सबने, ठीक है। अब देखते हैं स्थिति। जो पहला वीडियो था सामान्य परिचय वाला, उसमें लगभग 500 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही 1K व्यूज़ होते हैं तो हम पार्टी करेंगे, और पार्टी की लोकेशन आपको बिल्कुल दे दी जाएगी, लिंक के थ्रू आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, स्थिति की बात करते हैं मालवा के पठार की। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार, फिर वही बात, ये हमको याद नहीं करना है। क्षेत्रफल की बारे में बात करते हैं। यदि आपको लगता है आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने तो आज तक के 20-25 साल के जितने पेपर देखे हैं उनमें ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, और आज के 20-25 साल के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी आप इस वीडियो में ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर यह विस्तृत है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% कैप्चर करता है दोस्तों। कितने परसेंट? 28%। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें आप। फिर देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। दक्कन ट्रैप की लावा और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से मालवा के पठार का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप की लावा और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से मालवा के पठार का निर्माण हो गया। इसके संबंधित जिले जो हैं उनमें आते हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार और झाबुआ। इन जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है मालवा का पठार। यहाँ की जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु। आइए देखते हैं समशीतोष्ण जलवायु कैसी होती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये साधारण गर्म होती है, मतलब जब गर्मी पड़ेगी तो बिल्कुल साधारण गर्म होगी, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि गर्मी पड़ रही है। फिर शीत ऋतु में भी साधारण ठंड पड़ेगी, ना यहाँ ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। इंसान टेंशन में है, करें तो क्या करें। ठीक है, अब देखते हैं वर्षा। इस क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब 112 सेंटीमीटर के आंकड़े को इसने क्रॉस कर लिया है। जो औसत वर्षा से अधिक वर्षा यहाँ हो रही है, लगभग औसत वर्षा के आसपास यहाँ मतलब पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही है। ठीक है, फिर भी यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों, जिनमें बबूल, पलास और तेंदुपत्ता आदि इसमें शामिल हैं। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। मालवा के पठार में या पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली जो मिट्टी है वो मालवा के पठार में पाई जाती है। अब यहाँ की फसल देख लेते हैं कि फसलों के बारे में क्या दिया गया है। फसल सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली प्रमुख रूप से। आप यहाँ मुख्य रूप से याद रखें कपास और मूंगफली। बाकी सोयाबीन, ज्वार, गेहूँ ये तो हर जगह होते हैं, लेकिन कपास और मूंगफली यहाँ प्रमुख रूप से होते हैं। यदि मालवा के पठार की नदियों की बात करें, इन नदियों में है चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही। कौन कौन सी नदियाँ हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको याद हो जाएंगी। चंबल,
क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं विशेष तथ्य के बारे में। क्या कहते हैं ये तथ्य? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। आपको दिख रहा होगा ये 28% एरिया कैप्चर करके रखा हुआ है मध्य प्रदेश का। तो सीधी सी बात है, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होगा। इसे गेहूं की डलिया या बास्केट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। बास्केट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं की डलिया इसे कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है कुछ इस प्रकार से जब गुजरती है तो ये मालवा के मध्य क्षेत्र से होकर गुजरती, इस वाले एरिया से। तो कर्क रेखा मालवा के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगले तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी ये है सिगार चोटी। सिगार चोटी की ऊंचाई है 881 मीटर, 881 मीटर, 881 मीटर यहाँ की ऊंचाई है। अन्य चोटी की बात करें, जनापाव, धजारी, ये चोटियाँ हैं। ये जो तीनों चोटियाँ हैं दोस्तों, जैसे सिगार 881 मीटर, जनापाव 854 मीटर और धजारी 810 मीटर। आप ऐसे लाइन से लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। ये जो तीनों चोटियाँ हैं ये इंदौर ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, इंदौर ज़िले में स्थित हैं। फिर यहाँ लिखा है कि चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। चीनी यात्री फाहियान चीन से आया। कौन आया? फाहियान आया। उसने वो मालवा में रहा और बोल के चला गया कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, क्योंकि जब ठंडी पड़ रही थी तो उसे ठंडी नहीं लग रही थी और गर्मी पड़ रही थी तो गर्मी नहीं लग रही थी। हर समय नॉर्मल व्यक्ति था वो। ठीक है, तो वो ये कह के चला गया। तो और हम देख ही रहे हैं कि क्या कहा। तो हमने तीनों चोटी देख लिया। कौन कौन सी तीन, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको याद हो जाएंगी। पहली थी कौन सी? सिगार, है ना, सिगार। फिर जनापाव, उसके पश्चात धजारी। ठीक है, विजिबल होगी आपको। तीनों की ऊंचाई क्या है? 881 सिगार, जनापाव 854 और धजारी है 810। ठीक है, तीनों क्लियर हो गई। सिगार, जनापाव, धजारी। सिगार 881, जनापाव 854, धजारी 810। बिल्कुल। अब देख लेते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में। रीवा पन्ना का पठार हमसे क्या कह रहा है? रीवा पन्ना का पठार कुछ नहीं कहा क्योंकि ये बुक में है। ठीक है, ये है रीवा पन्ना का पठार। लोकेशन आपने देख लिया, एक बार और देख लो। फ़ोटो खींच लिए। चलिए आगे देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का जो पठार है इसकी स्थिति क्या स्थिति है? बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में यह पठार स्थित है। बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड पठार के पश्चिम में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36%, 10.36% एरिया कैप्चर करता है। बिल्कुल। इसका निर्माण कैसे हुआ? रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है, क्योंकि विंध्य शैल समूह वहाँ फैली हुई हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। नहीं तो आगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये तथ्य क्लियर हो जाएगा। तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। क्लियर। अब इसके जिलों की बात कर लेते हैं। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह आदि जिले आते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। जलवायु चेंज हो चुकी है दोस्तों। जलवायु क्या है? यहाँ जब गर्मी पड़ती है रीवा पन्ना के पठार में तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म होता है, मतलब ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं होती है, ऐसा कहने को है। ठीक है। फिर शीत ऋतु में यहाँ ठंडी अधिक होती है, लेकिन जब यहाँ ठंडी पड़ेगी तो ठंड बहुत ज़ोरों की पड़ेगी। लोगों को 3-4 कंबल एक साथ ओढ़ने पड़ेंगे और 3-4 स्वेटर एक साथ पहनने पड़ेंगे, तब वो बाहर निकलेंगे।
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ठंडी अधिक है, तो ठंडी में बाहर यहाँ नहीं निकलना है। चलिए वनों की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम आदि वन पाए जाते हैं। जैसे ही जलवायु चेंज होगी, जैसे ही वर्षा चेंज होगी, वैसे ही हमारे वनों की स्थिति, वनों की गुणवत्ता और वनों के प्रकार चेंज होते चले जाएंगे। चलिए यहाँ की मिट्टी देख लेते हैं। यहाँ की मिट्टी मिश्रित प्रकार की मिट्टी है। रीवा पन्ना के पठार की मिट्टी मिश्रित है, और अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि बुंदेलखंड की मिट्टी भी मिश्रित प्रकार से थी, जो कि लाल और पीली प्रकार की मिश्रित मिट्टी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं रीवा पन्ना के पठार की नदियाँ कौन सी यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में है टॉन्स, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि यहाँ के नदियाँ हैं। बिल्कुल। अब यहाँ की फसल की बात करते हैं कि फसल कौन सी हैं। इन फसलों में गेहूँ, चावल और तिल आदि पाए जाते हैं। कौन कौन सी फसल हैं? गेहूँ, चावल, तिल। बिल्कुल। अब यहाँ के खनिज चूना पत्थर, गेरू व हीरा आदि हैं। रीवा पन्ना के पठार के बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसे विंध्यन कगारी या स्कारपलैंड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्कारपलैंड। रीवा पन्ना के पठार का, ये जो रीवा पन्ना का पठार दिख रहा है, सॉरी दोस्तों, चलिए क्लियर है। ये जो रीवा पन्ना का पठार दिख रहा है, रीवा पन्ना के पठार में इसका अन्य नाम क्या है? विंध्यन कगारी और स्कारपलैंड। क्लियर। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल। कौन सी चोटी है? गुडविल, जिसका दूसरा नाम है सद्भावना शिखर। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल है, जिसका अन्य नाम है सद्भावना शिखर। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ये स्थित है दमोह जिले में। सबसे ऊंची चोटी गुडविल है, जिसका दूसरा नाम सद्भावना है। इसकी जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है। ये दमोह जिले में स्थित है। गुडविल या सद्भावना शिखर दमोह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में जवेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। ये जवेरा गुम्बद भी बार बार हमको टेस्ट में परेशान करता है। कोई भी टेस्ट सीरीज होती है, मतलब ज़्यादातर तो मैंने महात्मा गांधी की ही टेस्ट सीरीज दिया है, और ये देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे महात्मा गांधी आकार, और जो MPPSC सुपर 100 बैच के टेस्ट होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर MPPSC की टेस्ट सीरीज़ टेस्ट देना है, और टेस्ट मतलब ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट है और टेस्ट में डिस्कस है। एक ही टेस्ट में 400-500 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप जब मेरे चैनल में विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में MPPSC 2025-26 के करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ टेस्ट मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं एक टेस्ट 2-3 दिन के अंदर मैं एक टेस्ट अपलोड कर देता हूँ। टारगेट ये है कि प्री होने से पहले हम लगभग 100 या 100 से अधिक टेस्ट उसमें अपलोड कर देंगे। यदि आपको टेस्ट चाहिए और इस बुक की पूरी PDF चाहिए, डेली करंट अफेयर्स मैं करवाता हूँ। डेली करंट अफेयर में जो कुमार गौरव सर की करंट अफेयर क्लास होती है, उसके सारे क्वेश्चन मात्र 10 से 15 मिनट में कवर कर लिए जाते हैं। एक बार आप चैनल विजिट करेंगे, और यदि आप ये वीडियो आपको परेशानी ना हो ढूंढने में, तो आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको वीडियो सारे सामने ही मिलेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कर सकते हैं, और यदि पसंद नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको एक ना एक दिन वीडियो पसंद आ जाएंगे, ऐसी मेरी या मुझे अपने आप पर यकीन है, या मुझे भरोसा, ऐसा कह सकते हैं, अपनी टीचिंग स्टाइल पर। चलिए देखते हैं नर्मदा घाटी के बारे में। ये जोबेरा गुम्बद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए नर्मदा घाटी के बारे में आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा कारवां पहुंचा है नर्मदा घाटी की ओर। नर्मदा घाटी का नाम सुनते ही नर्मदा नदी याद आती है। देख लेते हैं इसकी स्थिति के बारे में। आइए पहले आपको इसकी लोकेशन घुमा देते हैं। ये है हमारी प्यारी सी नर्मदा वैली। ठीक है, चलिए देख लिया होगा, फ़ोटो खींच लिया, बहुत बढ़िया। फ़ोटो स्टोर करके रखना अपनी आँखों पर।
तो अब नर्मदा घाटी की स्थिति के बारे में बात करते हैं। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में एक मिनट, वो फ़ोन मैंने एरोप्लेन मोड में नहीं डाला था, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखते हैं स्थिति के बारे में। मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा घाटी स्थित है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% या 26% एरिया नर्मदा घाटी कैप्चर करती है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करते हैं। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से और पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके जिलों के बारे में बात करते हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन नर्मदा वैली के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। ठीक है, जब गर्मी पड़ेगी तो अधिक गर्म होगी यहाँ, और जब शीत ऋतु पड़ेगी तो ठंड बिल्कुल साधारण होगी। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा है व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म है। पूर्वी क्षेत्र है वो अधिक ठंडा है और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म है। मतलब जो नरसिंहपुर, सिवनी और ये मंडला वाला एरिया है ना, और जबलपुर, कटनी, उमरिया, सीधी, शहडोल, इस साइड वाला एरिया जो है वो पश्चिम की तुलना में अधिक ठंडा है। और जो पश्चिम वाला एरिया जो बात करते हैं हम, होशंगाबाद, रायसेन, ठीक है, ये जो नीचे के ज़िले हैं, तो इन ज़िलों में जो है गर्मी थोड़ी अधिक है। ठीक है, क्लियर हो? चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ की वर्षा। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रम से बढ़ती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा बढ़ती जाएगी। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। कितनी है? 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी एक तथ्य सुना, क्या सुना कि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं कि जो नर्मदा घाटी है ये इसका पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र की ओर नर्मदा वैली में बढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये वाला जो एरिया है यहाँ वर्षा सर्वाधिक मात्रा में नर्मदा घाटी के अंतर्गत होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हवाएं कुछ इस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, वो आगे जलवायु वाला टॉपिक है, वहाँ आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, कहाँ थे हम? वर्षा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की वर्षा हमने देख लिया है, क्रम से बढ़ती जाती है। 125 सेंटीमीटर तक यहाँ की वर्षा होती है। नदियों में बात करें, नर्मदा, तवा, हिरण, सेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। ये जो सारी नदियाँ हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये। ठीक है, वनों के बारे में बात करें, सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि यहाँ के वन हैं। ठीक है, मिट्टी देख लेते हैं। नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र का जो पश्चिमी एरिया है उस क्षेत्र में बिल्कुल गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो पूर्वी वाला एरिया है उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल। अब फसल की बात कर लेते हैं। इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली व मध्य क्षेत्र में गेहूँ एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। अलग अलग क्षेत्र में, मतलब जो इस वाला एरिया है इसका, तो इसमें क्या होता है, कपास हो रहा है और मूंगफली हो रही है, इस वाला एरिया। क्लियर। और जो ये बीच वाला एरिया है यहाँ होता है क्या, गेहूँ, यहाँ गेहूँ हो रहा है, यहाँ कपास और मूंगफली हो रहा था, और ये लास्ट वाला एरिया है यहाँ पर हो रहा है चावल। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन बालाघाट ज़िले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बालाघाट। तो ये आसपास की एरिया है, तो यहाँ चावल बिल्कुल होंगे। चावल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है। तो वर्षा हो रही है तो पानी की कोई कमी हो नहीं रही है, धान अच्छी तरह से पक जाती है, तो उत्पादक क्षमता भी यहाँ बहुत अधिक है। ठीक है, ये फिर टॉपिक कृषि वाला है, कृषि में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि। खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि।
आइए विशेष तथ्य देख लेते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब जो मध्य प्रदेश है वहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था चल रही है कृषि के रूप में, मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है जैसा कि आप जानते हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी चल रही है, वो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है नर्मदा घाटी को। ये क्लियर हो गया होगा। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ये सबसे निचला मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग है। और सबसे ऊंचा कौन सा है आगे हम बिल्कुल देखेंगे। सतपुड़ा मैकल श्रेणी उसका आंसर है, आप आगे बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए जिसकी बात की वो हमारे सामने है। ये आपको मैप में नीचे दिख रहा होगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये आप एरिया देख लें, देख लिया, फ़ोटो खींच लिया, बहुत बढ़िया। चलिए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने पहले देख चुका है, एक बार हमने इसका विभाजन कर लिया है, एक बार फिर से कर लेते हैं, याद अच्छे से होगा। पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी, इसके 3 भाग हैं। पश्चिमी श्रेणी को कहा जाता है राजपीपला श्रेणी, जिसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य श्रेणी को कहा जाता है महादेव श्रेणी, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र तक है, ठीक है। और पूर्वी श्रेणी को कहा जाता है मैकाल श्रेणी, इसका विस्तार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? जी क्लियर हो गई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। स्थिति के बारे में बात करते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है, ठीक है। समानांतर कुछ इस प्रकार से नर्मदा घाटी थी, उसके कुछ इस प्रकार से समानांतर ऐसी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। क्षेत्रफल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्षेत्रफल सतपुड़ा श्रेणी का स्थित है। जलवायु के बारे में बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा है, बिल्कुल। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है निर्माण? जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल। इसके प्रमुख जिले हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के प्रमुख जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। देख लिया, क्लियर हो गए। यहाँ की वर्षा पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। देखिएगा कितना बड़ा अंतर है। पश्चिमी भाग में मात्र 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत से कहीं अधिक। पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वी भाग है, ये वाला एरिया है, मतलब छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये जो एरिया है, ये जो ज़िले हैं, यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमने कहाँ तक देखा? वर्षा तक देख चुके हैं। नदियों की बात करते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी। मिट्टी इस क्षेत्र में छिछली काली व लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। कौन सी मिट्टी? छिछली काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बचाइए, अंतिम है हमारा, है ना, इसको भी हम यहाँ समाप्त कर लेंगे। ये पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें कंप्लीट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चीज़ें याद होना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के, ये आप मैप में देख चुके होंगे, ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड बघेल रियासत का ये गढ़ है। जब हम बघेल रियासत के बारे में मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या थी बघेल रियासत और क्या था बघेल वंश, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। सिर्फ इतना याद रखें दोस्तों, यहाँ परेशान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार स्थित है। यह लगभग
7% एरिया कैप्चर करता है, यानी कि बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे छोटा उपभाग है। यह सबसे छोटा पठार है। इसका निर्माण आद्य महाकल्प के शैल समूह से हुआ है। इसके जिले हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल। यहाँ की जलवायु है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। यहाँ गर्मी साधारण होती है और ठंडी अधिक मात्रा में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। ये पठार की बात हो गई सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। नहीं तो सर्वाधिक वर्षा तो आप सभी को मालूम है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। आगे जब हम जलवायु चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से जानेंगे। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 125 से 140, औसत वर्षा से कहीं अधिक। यहाँ की नदियाँ हैं सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि। मिट्टी है लाल पीली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। लाल पीली मिट्टी कह दें क्योंकि दो प्रकार की मिट्टी हैं, उसको मिश्रित मिट्टी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लाल पीली मिट्टी जो बालाघाट वाला एरिया है वहाँ लाल पीली मिट्टी वहाँ से शुरू हो जाती है। उसके ऊपर वाले रीजन में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं शहडोल, अनूपपुर, उमरिया उस साइड बढ़ते हैं तो वहाँ मिट्टी लाल होती चली जाती है। फिर और ऊपर जाएंगे रीवा पन्ना के पठार में मिट्टी पीली होती जाएगी, ठीक है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उठाइए अपनी बाइक और कार और निकल जाइए देखने। चलिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है। प्राकृतिक विभाजन फटाफट देख लेते हैं। फटाफट मतलब आप क्या ही कह सकते हैं कि जो चीज़ हमने लगभग पिछले 40 मिनट में पढ़ के आया, 40 से 45 मिनट में पढ़ के आया, वो चीज़ ये बोल रहे हैं फटाफट हो जाएगी। मतलब कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से होगी। यदि जिसने भी वो चीज़ें डिटेल में पढ़ा है तो इन चीज़ों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो डिटेल में नहीं पढ़ा तो ये फटाफट वो पढ़ भी लेगा और फटाफट भूल भी जाएगा, ठीक है। देखते हैं। मालवा का पठार 28% क्षेत्रफल है, काली मिट्टी है, फसल सोयाबीन है, चंबल, माही, छिप्रा, पार्वती नदियाँ हैं। मालवा पठार की सबसे ऊँची चोटी सिगार है। यदि जिसने ऊपर नहीं पढ़ा तो यहाँ क्या याद होगा, सीधी सी बात। मध्य भारत का पठार 10.68%, जलोढ़ कछारी मिट्टी है, सरसों यहाँ की फसल है, चंबल, सिंध व सीप नदियाँ हैं, इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। बुंदेलखंड पठार 7.7%, मिश्रित मिट्टी है, गेहूँ और तिल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, केन, बेतवा, जामनी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ सिद्ध बाबा स्थित है, बिल्कुल हमने डिटेल में पढ़ा है। रीवा पन्ना का पठार 10.36% है, मिश्रित मिट्टी है, गेहूँ, चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, केन, टोन्स यहाँ की नदियाँ हैं। जवेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत है। इसका अन्य नाम हमने स्कारप्लैंड भी पढ़ा था या विंध्यन गगारी प्रदेश के नाम से भी पढ़ा था। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं नर्मदा घाटी 26% है, जलोढ़, गहरी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, गेहूँ, दलहन, गन्ना यहाँ की फसलें हैं, नर्मदा और तवा यहाँ की नदियाँ हैं। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें 11% एरिया कैप्चर करता है। लैटेराइट, छिछली और काली मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। दूधी, दैनवा और शक्कर प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहाँ स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहाँ स्थित है। हमने ये डिटेल पढ़ा कि नहीं? डिटेल हाँ पढ़ लिया, ओके। सब धूपगढ़ है। बघेलखंड का पठार 7%, सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है मध्य प्रदेश का। यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी है, चावल यहाँ सर्वाधिक होता है। सोन, बीहड़ यहाँ की नदियाँ हैं। प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है। तो मात्र 2 मिनट में ये पूरे पठार हो गए हैं, ठीक है। जब भी आप पठार पढ़ें इस चार्ट को मात्र 2 मिनट में पढ़ें, लेकिन 2 मिनट पढ़ने से पहले 30-40 मिनट वो डिटेल में पढ़ें, तब ये 2 मिनट काम के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य, यदि इन तथ्यों को आपने याद कर लिया तो आपका गोवा का प्लान बिल्कुल तैयार है, वो आपसे चूकेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं गोवा प्लान कि हम गोवा कैसे पहुंच सकते हैं। प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रीजियो से हुई है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें डडले स्टैम्प और R.L. सिंह विशेष योगदान है। चंबल का उपाध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि चंबल का जो उपाध्र प्रदेश है उसको सामान्यतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। मध्य भारत पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियाँ या अरावली श्रेणियाँ इस प्रदेश की सीमा बनाते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा या झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं यहाँ। ठीक है, देख लेते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, फिर भी छूटे ना, इस दृष्टि से हम देख रहे हैं। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार, हाँ ये महत्वपूर्ण है। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार सोन तथा महानदी का जल विभाजक है। जो बघेलखंड में कौन सा पठार स्थित है? बघेलखंड के अंदर भी एक पठार स्थित है, वो है देवगढ़ का पठार, जिसे सरगुजा छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ सोन और महानदी का जल विभाजक क्षेत्र है। बिल्कुल। रीवा पन्ना का पठार का दूसरा नाम विंध्य कगारी या विंध्य पठार या स्कारप्लेंट इसका अन्य नाम है। चीनी यात्री फायर ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी ने उत्खात तथा स्थल आकृति, ऐसे जब विभाजन करते हैं हम संधि विच्छेद में, तो चंबल नदी ने उत्खात तथा स्थल आकृति, जिसे बीहड़ भी कहते हैं, इसका निर्माण चंबल नदी करती है। उत्खात या स्थल आकृति, जिसे बीहड़ आकृति कहते हैं, इसका निर्माण चंबल नदी करती है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ऊपर की ओर से नर्मदा नदी बह रही, विंध्याचल के नीचे की ओर से नर्मदा नदी बह रही है और ऊपर की ओर से जो यूपी वाला रीजन है वहाँ से गंगा नदी बह रही है। तो दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य विंध्य या विंध्याचल श्रेणी पूरा कर रही है। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। बिजावर श्रेणी आगे हम जब मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुडविल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 ही नाम सुना था कि गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर थी। आप ऊंचाई भूल गए होंगे तो फिर से याद कर लें, 752 मीटर। गुडविल चोटी या इसी को दूसरा नाम है कालूमार चोटी या तीसरा नाम है सद्भावना शिखर। विंध्य पर्वत श्रेणी राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम, बिहार तक फैली है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। पन्ना जिले की भोगन नदी से क्या प्राप्त होते हैं? हीरे। अब इसमें लिखा है, बाकी पन्ना जब जाएंगे भोगन नदी ढूंढेंगे, फिर उसके अंदर क्या देखेंगे, हीरे हैं या नहीं हैं। ठीक है, वही है। 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर चलते हैं पन्ना। ठीक है, पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। यहाँ मझगवा जो खदान है, हीरे की खदान है, ये मझगवा पन्ना में है, हिनौता खदान पन्ना में है और कोटारिया खदान सतना में है। ये तीनों खदानों के नाम मैंने बता दिया है। यहाँ से आप हीरे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। ये मतलब टेबल बना के दी गई है, जो कि रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक साइड दिए गए हैं प्राकृतिक प्रदेश, दूसरी साइड दिए गए हैं प्रमुख फसलें। बघेलखंड का पठार, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में होता है चावल। मालवा का पठार, मालवा के पठार में सर्वाधिक रूप से गेहूं और सोयाबीन होती है। और सतपुड़ा के पठार में सर्वाधिक रूप से मक्का होता है। और मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक रूप से, आप जानते ही हैं, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। और बुंदेलखंड का पठार में गेहूँ और तिल सर्वाधिक रूप से होती है। और नर्मदा घाटी में गेहूँ, गन्ना और दाल। ठीक है, ये चार्ट आप 1-2 बार पढ़ लें, रीड कर लें, याद हो जाएंगे।
नहीं होंगे तो और फिर 1-2 बार कर लें, याद हो जाएंगे। जब तक याद होंगे नहीं तब तक हम इनका पीछा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। तो अब आगे अगला चैप्टर हमारा 5वां चैप्टर है, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे, या यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और अगला वीडियो, या आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या बुक कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी टेस्ट डिस्कस करना चाहते हैं, करंट अफेयर डेली चाहते हैं, न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपके सामने अगले दिन सुबह या शाम को या दोपहर को कभी भी पहुंच सकता है, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक झलक आप उनकी देख लीजिए कि क्या है। गोपांचल पर्वत है, सिगार चोटी है, सद्भावना चोटी है, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, अमरकंटक चोटी, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, चूलगिरी चोटी और ये सिगार चोटी, ठीक है। तो इन चोटियों के बारे में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक फैक्ट को याद करते चलते चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।